मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीटेट सन 2019 के पेपर 2 की लैंग्वेज 1 के सवालों को हल करेंगे। पेडागोजी के सवालों को हल करते वक्त उर्दू पेडागोजी के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हिंदी और अंग्रेज़ी में भी समझाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको उर्दू पेडागोजी के नोट्स दस्तयाब होंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उस लिंक की मदद से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और हल करते हैं सन 2019 में पूछे गए उर्दू पेपर 2 के लैंग्वेज 1 के सवालों को। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैसेज दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले पैसेज नहीं बल्कि पहले पेडागोजी के सवालों को हल करेंगे और बाद में पैसेज के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ से आपका जो पेडागोजी का सवाल है वो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 106 से। इसमें ये कहा जा रहा है कि माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं है। माहिराना अंदाज में पढ़ना क्या नहीं है, क्या तामीरी है, तखय्युली, तरक्की पसंदाना या फिर इरादी या आमदी। तो दोस्तों इरादी आमदी यानी कि जानबूझ के पढ़ना, किसी इरादे के साथ जाके पढ़ना, उसको हम इरादी या आमदी पढ़ना कहते हैं। तो माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं है, इरादी या आमदी पढ़ना। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तौसीई मुतालिया से नहीं है। तौसीई मुतालिया यानी कि व्यापक अध्ययन, एक्सटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव स्टडी को हम कहते हैं तौसीई मुतालिया। तो इन चारों में से किसका ताल्लुक तौसीई मुतालिया से नहीं है। पहला ऑप्शन है ये मुताले को फरहत बख्श बनाता है यानी कि खुश और आनंददायक बनाता है। बिल्कुल सही बात है, तौसीई मुतालिया मुतालिया को ज़्यादा फरहत बख्श बनाता है, यानी कि ये तो सही हो गया। दूसरा है ये गहरी तफहीम के लिए बितफसील मुताले में मुआविन होता है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ज़बान की आमोजिश में मुआविन होता है। क्या तौसीई मुतालिया लैंग्वेज लर्निंग में हेल्पफुल होता है? बिल्कुल सही बात है, ये हेल्पफुल होता है। क्या ये मुतालिया मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है? तो जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग व्यापक अध्ययन करते हैं तो कोई भी पैसेज है तो उसको हम पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि यह गहरी तफहीम के लिए बितफसील मुताले में मुआविन होता है, ये तौसीई मुतालिया से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल ये है कि लिखने के अमली रवैये की तवज्जो किस पर होती है, यानी कि जो प्रोसेस अप्रोच है उसका जो तवज्जो होती है, क्या सिर्फ तरीक़े अमल पर यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के तरीके पर यानी कि प्रयोग विधि पर होता है, या सिर्फ माहसल यानी कि सिर्फ रिज़ल्ट पर, निष्कर्ष पर होता है, या फिर तरीक़े अमल और माहसल दोनों पर होता है। तो लिखने के अमली रवैये की जो तवज्जो होती है वो एक्सपेरिमेंट और रिज़ल्ट दोनों पर होता है, यानी कि तरीक़े अमल और माहसल दोनों पर लिखने के अमली रवैये की तवज्जो होती है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सर क्या है, यानी कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं और लैंग्वेज के सिलेबस में हम लिटरेचर को डाल देते हैं, तो लिटरेचर डालने का सबसे अहम वजह क्या है? क्या यह सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है, या यह मुस्तनद मवाद होता है, यानी कि जो लिटरेचर है वो अथेंटिक टॉपिक होता है, या ये दूसरी तहजीब के समझने में तलबा को मदद करता है, यानी कि दूसरी संस्कृति को समझने में स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होता है, या अपने ज़ाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको सेल्फ एक्सप्रेशन और अपने ख़यालात और जज्बात और जो विचार हैं उनके अभिव्यक्ति में ये स्टूडेंट को हेल्पफुल करता है। इसलिए लिटरेचर को हम लैंग्वेज के सिलेबस में शामिल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीटेट ने ऑफिशियल आंसर बताया है
वो बताया है पहला वाला ऑप्शन की ज़बान की दर्सियात में अदब शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। लेकिन मेरे मुताबिक ये जो ऑप्शन है वो गलत है और सही ऑप्शन कौन है? चौथा वाला ऑप्शन है, यानी कि ज़बान की दर्सियात में हम अदब को इसलिए शामिल करते हैं ताकि हम अपनी ज़ाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई कर सकें। यानी कि जो लिटरेचर होता है वो स्टूडेंट को सेल्फ एक्सप्रेशन करने के लिए मोटिवेट करता है, इसीलिए हम लिटरेचर को लैंग्वेज के सिलेबस में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे मुताबिक चौथा वाला ऑप्शन सही है, लेकिन सीटेट की ऑफिशियल आंसर की ने इसका जवाब पहला वाला ऑप्शन दिया है जो कि गलत है। चलिए बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में ये कहा यह जा रहा है कि दर्ज झेल बयान में से कौन दुरुस्त है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, चारों में कौन एक सही है उसके बारे में हमें पता लगाना। पहले चारों को पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे कौन गलत है और कौन कौन सही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3 गलत है, एक ही सही है। जो सही है उसके बारे में हमें पता लगाना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एराबो रमूज जुमले के मानी बदल देते हैं। एराब का मतलब क्या होता है? जेर ज़बर पेश, और जो रमूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पंक्चुएशन कहते हैं और हिंदी में विराम कहते हैं, यानी कि जो ठहरना होता है वो। तो क्या ये बात सही है कि एराब रमूज जुमले के यानी कि सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर देते हैं, या फिर एराब रमूज बमुश्किल जुमले की मानी में रद्द-बदल करते हैं, या एराब रमूज मतन को खूबसूरत बनाने में माविन होती है, यानी कि जो पैसेज है उसको सुंदर बनाते हैं ये एराब और ये जो रमूज हैं, या फिर एराब रमूज मतन के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं, यानी कि जब हम एराब रमूज का इस्तेमाल करते हैं तो मुताले की रवानी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों इन चारों में कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है एराब रमूज मानी जुमले के मानी बदल देते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? इसको आप सिर्फ भी पढ़ सकते हैं, इसको आप सुर्फ भी पढ़ सकते हैं, इसको आप सर्फ भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया? जेर ज़बर पेश से ये जो सेंटेंस है इसकी बिल्कुल मीनिंग बदल गई। और साथ ही साथ मैं आपको अगर एक सेंटेंस लिखूं, रुको मत जाओ, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? अगर आप यहाँ पे आप रुकेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे रुको मत जाओ, और फिर इसको बिना रुके पढ़ेंगे रुको मत जाओ, तो दोनों मीनिंग चेंज हो गई ना। यहाँ पे अगर आप रुक रहे हैं तो आप कह रुकने के लिए कह रहे हैं रुको मत जाओ, लेकिन अब आप इसको अगर दूसरे अंदाज से बोल रहे हैं रुको मत जाओ तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो रमूज हैं वो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। इसी तरह एराब भी सेंटेंस की मीनिंग को, जेर ज़बर पेश जो है वो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये कि तलबा के लिखने के अंदाज़े कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि छात्र के लेखन कौशल का मूल्यांकन करें तो आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? पहला है सही इमला और कवायद पर, यानी कि शुद्ध लेखनी और ग्रामर यानी कि व्याकरण पर, या ख्यालात के इजहार पर, विचारों के अभिव्यक्ति पर, या लफ्ज़ों को मुकर्रर तादाद में रखने पर, या फिर तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों के इस्तेमाल पर। तो आपको स्टूडेंट के राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन करना है तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे उसका जो थॉट को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, यानी कि ख्यालात के इजहार पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन NCF 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है? NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक लेसन पढ़ाया है, आप लोग
डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से देख सकते हैं। कौमी दरसियात का खाका इसको उर्दू में कहते हैं। तो जो कौमी दरसियात का खाका है उसके 5 उसूल हैं। 5 उसूलों में यहाँ पे कुछ उसूल दिए गए हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एनसीएफ के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है उसको हमें पता लगाना है। पहला, स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ना। जी हाँ दोस्तों, ये एनसीएफ के उसूल में शामिल है। यानी कि एनसीएफ ये कहता है कि हम स्कूल के बाहर की जो ज़िंदगी है उससे रिलेट करते हुए बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा है, रटी हुई आमोजिश के तरीक़ा को तर्क कर देने की यकीन दिलाने पर। यानी कि जो रटने का तरीका है, जो बच्चों को याद करने और कंठस्थ करने पे जोर देने वाला तरीका है, उसको छोड़ने की बात एनसीएफ कह रहा है। यानी कि ये भी एनसीएफ के उसूल में शामिल है। इम्तिहान को मज़ीद लचकदार, यानी कि जो एग्ज़ाम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना, इसकी बात भी एनसीएफ कह रहा है। यानी कि ये भी उसूल में शामिल है एनसीएफ के। लेकिन निसाब को दरसी किताब पे मरकूज़ करना, यानी कि जो सिलेबस है उसको टेक्स्ट बुक पे ही मरकूज़ कर देना, इस बात को शामिल नहीं किया गया है एनसीएफ के उसूलों में। यानी कि ये तीसरा जो ऑप्शन है वो एनसीएफ 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे वो क्या कहलाती है। यानी कि कोई चीज़ कब, कहाँ, कैसे और किस तरह ख़त्म हुई इसके बारे में लफ्ज़ी तस्वीर जो फराहम करती है उसको हम क्या कहते हैं, वाक़याती रिकॉर्ड कहते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। लड़के के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मुजाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है। यानी लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका अगर आपको मुजाहरा करना है तो इन चारों में उसके लिए सबसे अच्छा जो प्रूफ है वो क्या है। क्या जांच के नंबरात हैं, तलबा का ज़बान के इस्तेमाल और लिखने और बोलने में है, या फिर कौमी दरसियात और निसाब है, या फिर ज़बान के अगराज़ व मकासद की समझ है। तो लड़के का परफॉर्मेंस लैंग्वेज में कैसा है इसको चेक करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में कैसा है ये हम चेक कर लें। यानी कि परफॉर्मेंस का, बच्चे के बेहतरीन परफॉर्मेंस का प्रूफ यही है कि वो बच्चा लैंग्वेज का यूज़ राइटिंग और स्पीकिंग में अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। वाइगोस्की की बात करते हैं। वाइगोस्की की थ्योरी मैंने पढ़ाई है, चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो वाइगोस्की की थ्योरी में एक चीज़ है स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में पाड़ या ढांचा कहते हैं और उर्दू में मचान बंदी कहते हैं। तो वाइगोस्की के मचान बंदी मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान के आमोज़गारों को दो के जोड़ों और ग्रुपों में काम करने का मौका फराहम करना चाहिए। क्यों? यानी कि जो वाइगोस्की का जो स्कैफोल्डिंग है वो ये कह रहा है कि ग्रुप बना के या दो का जोड़ा करके काम करिए। ऐसा क्यों है? क्या उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान हो जाती है, या तलबा के दरमियान तामुल यानी कि इंटरेक्शन उस्ताद को आराम करने का मौका देता है, या फिर समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोज़िश हो जाती है। तो दोस्तों स्कैफोल्डिंग में दो या फिर ग्रुप में पढ़ने के लिए मौका देने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि समाजी तामुल यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक क्रिया जो होती है, सामाजिक अन्योन क्रिया, वो कुछ ठोस ज़राए देती है, कुछ ठोस माध्यम फराहम करती है जिसके ज़रिए जो लर्निंग है, जो अधिगम है वो आसान हो जाती है। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब हम लैंग्वेज टीचिंग करते हैं
तो इब्तदाई आवाज़ और उनकी मिलाप नहीं करते बल्कि सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है या फिर अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं होती है, या ज़बान की आमोज़िश यानी कि ज़बान के सीखने में ग्रामर और जो प्रोनाउंसिएशन है वो बराबर अहमियत रखते हैं, या फिर तरसील की एक बुनियाद कवायद है। दोस्तों यहाँ पे तरसील लफ्ज़ आपको दिख रहा होगा, तो तरसील का मतलब होता है डिलीवरी। तो जब हम ज़बान की तदरीस की शुरुआत करते हैं तो हम सादे जुमलों से इसलिए करते हैं क्योंकि जो तरसील है वो मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि 7वीं जमात का उस्ताद। दोस्तों ये जूनियर लेवल का पेपर याद रखिएगा, इसलिए 7वीं जमात की बात हो रही है। 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़गारों के लिए तआमुली खेल का इस्तेमाल करता है। तो उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करती हैं। दोस्तों क्या कर रहा है, जो बसरी आमोज़गार है यानी कि जो देख के सीखने वाले हैं उनके लिए यूट्यूब के वीडियो इस्तेमाल करता है, और जो सुन के सीखने वाले हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करता है, और जो फिज़िकल यानी कि हरकी आमोज़गार हैं, जो शारीरिक रूप से सीखने वाले हैं, उनके लिए तामुली खेल यानी कि ऐसा खेल जिसमें एक दूसरे से मिलकर लोग खेले, उसका इस्तेमाल करता है। तो उस्ताद के ये जो इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्या लिसानी ज़रूरतों को, आमोज़ी अंदाज़ को, आमोज़ी खामियों को, या फिर मुस्तनद मवाद को। तो दोस्तों यहाँ पे जो आमोज़ी अंदाज़ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सुनने वाले के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग, देखने वाले के लिए यूट्यूब वीडियो, खेलने वाले के लिए खेल। तो वो क्या कर रहा है, जो आमोज़ी अंदाज़ है उस ज़रूरत को वो पूरा कर रहा है। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल यह है कि वकूफ़ियत पसंद नज़रिया। वकूफ़ियत पसंद नज़रिया जो होता है कॉन्शियसनेस यानी कि जो चेतना पर आधारित जो नज़रिया है उसकी बात हो रही है। तो वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह देखना चाहिए, यानी कि जो चेतना पर आधारित जो विचार है उसमें अगर बच्चे गलती करते हैं सीखने में तो उसको हमें किस रूप में देखना चाहिए, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आमोज़िश में रुकावट और खलल। क्या बच्चे की गलतियां सीखने में रुकावट और खलल हैं? बिल्कुल नहीं है। गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोज़िश का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, गलतियां कर सकते हैं। तो गलतियों को हमें गौर व फिक्र करने, चिंतन करने का एक ज़रिया के तौर पर देखना चाहिए। तो वकूफ़ियत पसंद नज़रिया यही कह रहा है कि ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोज़िश का हिस्सा के तौर पर देखना चाहिए। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है मुर्तकज़ समाअत। मुर्तकज़ समाअत यानी कि फोकस्ड लिसनिंग, जिसको हम कहते हैं ध्यान केंद्रित जो सुनना होता है उसको हम कहते हैं मुर्तकज़ समाअत। तो किसके साथ होती है? तो ध्यान से आप सुनेंगे, तवज्जो लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो तवज्जो के साथ होती है मुर्तकज़ समाअत। अगला और पेडागोजी का आखिरी सवाल, खामोश मुतालिया से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करते हैं? यानी कि जब आमोज़गार यानी कि जो शिक्षार्थी हैं वो मौन वाचन करते हैं तो सबसे कम उनको क्या मिलता है? लफ्ज़ियात, कवायद, बोलने की महारत, पढ़ने की महारत। तो चुपचाप पढ़ रहे हैं, चुपचाप नॉलेज को हासिल कर रहे हैं, तो वो बोल नहीं रहे ना, तो जो बोलने की महारत है वो उनको सबसे कम मिल रही है मौन वाचन में। इसलिए यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो पेडागोजी के सवालात थे उनको सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं पैसेज की। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैसेज है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जल्दी से बता के पैसेज के सवालों को हल करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दी हैं जिसमें मैंने पैसेज को हल करने की ट्रिक भी बताई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से देख सकते हैं कि हमें
पैसेज के सवालों को कैसे हल करना है, ट्रिक और जो टिप्स या मैंने बताई हैं वो वीडियो आपके लिए मददगार होंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैसेज के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता के बस सवालों को हल करूँगा। ये जो पैसेज है वो लता मंगेशकर के बारे में है, उनका जो गाने का अंदाज़ है, उनकी जो गाने की खसूसियत है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल कि लता के गाने की खासियत क्या है। तो पैसेज के मुताबिक लता के गाने की खासियत यह है कि उसकी आवाज़ की लताफत जो है वही उसकी खासियत है। अगला सवाल कि लता से पहले कौन एक अच्छी गुलकारा थी। तो नूरजहां लता से पहले एक अच्छी गुलकारा यानी कि सिंगर थी। अगला है कि लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है। तो लता के जो गाने हैं उसमें एक नशात अंगेज कैफियत पाई जाती है पैसेज के मुताबिक। यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि लता के गानों में क्या है। तो लता के गानों में एक बुलंद आहंगी है। लता के गानों में क्या है, बुलंद आहंगी है। अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं कि लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज में होती है। तो लता के गानों में खुशी से भरे जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी बहुत ही मुअस्सिर अंदाज में होती है। अगला है कि लता के दो लफ्ज़ों का फासला किससे भरा हुआ है। तो लता के जो दो लफ्ज़ों का फासला है वो आपका भरा हुआ है लय से। ठीक है। अगला सवाल है कि लफ्ज़ की जमा क्या होगी। तो दोस्तों लफ्ज़ की जो जमा होगी वो लफ्ज़ों हो जाएगी और मुश्किल का जो मुतज़ाद होगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है। मुश्किल का मुतज़ाद यानी कि उल्टा आसान होगा। और लता की मकबूलियत का क्या राज है। तो लता की मकबूलियत का जो राज है उसकी आवाज़ की मिठास है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और पैसेज है जो कि शेरी हिस्सा है यानी कि नज़्म पे मबनी है। इसके सवालों को भी हम हल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं पैसेज को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं कम वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें दे दूँ। मैंने पैसेज को हल करने के बहुत सारे तरीके बता दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक वीडियो होगी ट्रिक यानी कि कैसे हमें हल करना है पैसेज को, वो मैंने बताया, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए पैसेज से रिलेटेड, दूसरे पैसेज से रिलेटेड पहला सवाल यह है कि शायर किसके तज़किरे न करने की बात कर रहा है। तो शायर बात ये कर रहा है कि वो अंधेरे के तज़किरे न करे। ठीक है। शायर अंधेरे के तज़किरे न करने की बात कर रहा है। अगला है कि शायर दिल की लगी की बात करने को क्यों कह रहा है। तो शायर दिल की लगी की बात करने को इसलिए कह रहा है क्योंकि अहले महफिल के गमज़दा होने की वजह से वो दिल लगी की बात कर रहा है। अगला सवाल कि फूल मुरझा गए तो डैश क्या डैश है। तो यहाँ पे जो डैश है उसकी जगह पे गम भरा जाएगा और दोस्ती का जो मुतज़ाद होगा वो क्या होगा। तो दोस्ती का जो मुतज़ाद होगा वो दुश्मनी हो जाएगा।